हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर 2 है हमारा फोर्स, उसका आज है लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने फोर्स का बेसिक समझा था, उसका फील लिया था कि एक्चुअली फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे वो वर्क करता है। अब इस चैप्टर में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्चुअली कुछ लॉज आए, कैसे उन्होंने वर्क किया, दो फोर्स या चार फोर्स जब एक साथ काम करते हैं तो कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सिंपल सा हम एक रिकैप ले लेते हैं। फोर्स क्या पढ़ा था हमने। फोर्स फोर्स स्टूडेंट पढ़ा है पुश और पुल, यही पढ़ा है। जब कोई पुश बॉडी पे लगे या पुल बॉडी पे लगे तो वो उस बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ये है हमारा फोर्स। अच्छा, इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी स्टूडेंट्स। इसकी यूनिट पढ़ी है हमने न्यूटन। ये न्यूटन जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर इस फोर्स की यूनिट का नाम रखा गया। जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन एक्सेट्रा कुछ भी एग्जांपल हो सकते हैं। कैसी क्वांटिटी है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, फोर्स और उसके ऊपर ये एरो लगा के इस तरह से हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज हम अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को समझना बच्चों बहुत जरूरी है। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों, जहां भी कोई फोर्स लगेगा, कोई भी फोर्स लगेगा, वहां फ्रिक्शनल फोर्स जरूर काम करता है। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, सबका रीजन फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं, कोई बॉडी है, कोई कार है, वो रोड पे चल रही है, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, कोई गाड़ी में स्टॉप लगा है, सबका रीजन, सब जो है किससे आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो क्या है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे 9th क्लास के हिसाब से ही हम आज फ्रिक्शन को समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन क्या है बच्चों, फ्रिक्शन होता है दो सरफेसेस के बीच में जब एक रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स लगे। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, पहले तो मैं देखते हैं लगता कहां पर है, वेयर, कहां लगता है, बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि कांटेक्ट में जब कोई सरफेसेस, दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं वहां लगता है। सपोज करो ये हमारे पास टेबल है और उस टेबल पर ये बुक रखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर बुक लगा लो, या सपोज करो इसी बुक को, इसी इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, इसी को कोई पुश कर रहा है यहां पर। ठीक है, ऐसे पुश कर रहा है तो यहां पर अपोजिट साइड में एक फोर्स लगेगा, इधर साइड में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और आपने फोर्स किधर लगाया, इधर लगाया। ठीक है, जैसे कि फिर से एक बार देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये दो सरफेसेस हैं, ये दो सरफेसेस हैं। ठीक है, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, दोनों सरफेस जहां कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये कांटेक्ट में आ रहे हैं जहां भी, तो यहां पर मैं सपोज एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर आगे की तरफ मूव करा रही हूं, तो बैक साइड में एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये एक्चुअली क्या करता है, ये मोशन को कंट्रोल्ड मैनर में रखता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो, तीन चीजें होती हैं, या तो फ्रिक्शन ना हो, या फ्रिक्शन कम हो, या फ्रिक्शन ज्यादा हो। तीनों ही केस में मोशन प्रॉपर नहीं हो पाता, बॉडी की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। क्या करता है फ्रिक्शन, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल रखता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बॉडी दूसरी बॉडी पर मूवमेंट करेगी। सपोज ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो एक बॉडी पर दूसरी बॉडी को आप मूव करो तो कंट्रोल्ड मैनर में मूव करेगी। अगर एक सरफेस स्मूथ ज्यादा है, ठीक है, और दूसरे सरफेस आप उस पर मूव करा रहे हो तो मोशन अनकंट्रोल्ड होगा। ठीक है, आप देखते हो कि सपोज हम चल रहे हैं और जो सरफेस है, रोड है, वो काफी स्मूथ है तो चलना मुश्किल होता है क्योंकि वहां फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। या फिर बहुत ज्यादा रफ सरफेस हो, रफ बहुत ज्यादा हो, तो वहां भी चलना मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि वहां फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन नॉर्मल हो,
एक कंट्रोल्ड मैनर में हो। एक्चुअल में रोड पर जो रोड बनाई जाती हैं वो इसी हिसाब से बनाई जाती हैं कि गाड़ी जो है आराम से चल सके, जो उनके टायर्स हैं आराम से मूव कर सकें। गाड़ी के टायर्स भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। सब चीज बेटा एक साइंस होती है, सब चीज साइंस के अकॉर्डिंग ही चलती है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो सब साइंटिफिक वे में सोच के ही सारी चीजों को बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? तो सिंपल फ्रिक्शन है बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट, एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये क्यों लगता है? रीजन है क्यों क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ irregularities in the surfaces। जैसे रोड पर आप देखोगे, रोड बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, कुछ आप उसमें होल्स देखते हो या कुछ स्मूथ नहीं देखते ना, तो वो इरेगुलरिटीज कहलाती हैं। या आप टायर्स को देखते हो, जो टायर मूव कर रहा है रोड पर, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, उसमें भी इरेगुलरिटीज बनाई जाती है ताकि दोनों सरफेसेस की पकड़ अच्छी बन सके और बॉडी आराम से मूव कर सके। ठीक है, ये है इरेगुलरिटीज की वजह से। तीसरा, ये करता क्या है? अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वही हो गया रिलेटिव मोशन का मतलब यही है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही है, उसके रिलेटिव होकर मूव कर रही है। जैसे रोड है, रोड रेस्ट पर है, उस पर बॉडी मूव कर रही है, तो रिलेटिव मोशन है उसका, तो उसको अपोज करती है। अपोज का मतलब यही है, कंट्रोल्ड मैनर में रखती है। अगर बहुत ज्यादा अपोज करे तो इसका मतलब हाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, बट हम उतना पढ़ेंगे जितना 9th क्लास में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस भी है बच्चों, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वियर एंड टियर, तोड़ फोड़, वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर हम मोटर की बात करें, मोटर चल रही है, मोटर होती है मोटर, उनमें वो लगा होता है एक क्या बोलो इसको, मोटर को घुमाने के लिए एक वायर लगी होती है जो लगातार घूमती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ खराब हो जाती है। कहते हैं ग्रीसिंग खत्म हो गई है, ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन आ जाता है और वो मोटर ठीक से चल नहीं पाती, वहां स्मूथनेस की जरूरत होती है ना। तो ये सब चीजें हैं, वियर एंड टियर, वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं क्योंकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट उसमें अकॉर्डिंगली सेट नहीं हो पाती, ये धीरे धीरे खराब भी हो जाती। कई बार ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों में कहते हैं कि भाई ऑयल कर दो, इसमें फ्रिक्शन आने लगता है, दरवाजों में कई बार जरूरत पड़ती है, तो सब चीजें यही कनेक्टेड है फ्रिक्शन से। और एडवांटेजेस अभी हम बता रहे हैं, वॉक करते हैं, चलने के लिए जरूरत है, और जैसे हम लिखने के लिए, राइटिंग के लिए जरूरत होती है, राइट लिखने के लिए जरूरत होती है, ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए जरूरत होती है। ठीक है, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, सपोज करो आप साइकिल से जा रहे हैं, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, आपकी साइकिल ने तो ब्रेक अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको रोड सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस रोड पे आप साइकिल को चला रहे हैं, ब्रेक अप्लाई तो कर दिया, लेकिन वो रोड सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत स्मूथ है, तो भी साइकिल मूव कर जाएगी आगे की तरफ, आप तुरंत ब्रेक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो वहां भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्रेक अप्लाई करते वक्त हमें रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर if the frictional force, friction is equals to the applied force, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्लाइड फोर्स, ये न्यूटन का लॉ बनेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाए, देन बॉडी ईदर विल बी एट रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में चली जाएगी, और will move with uniform velocity, या वे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करती रहेगी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स, बैक फोर्स जो है, अपोजिंग फोर्स जो है, वो अप्लाइड फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाए, तो बॉडी या तो रेस्ट में चली जाएगी, भाई दोनों साइड से फोर्स बराबर लग गया,
सपोज करो आपने किसी बॉडी को पुश किया और बैक साइड में भी उतना ही फोर्स है, अपोजिंग फोर्स भी उतना ही है, तो या तो बॉडी रेस्ट में चली जाएगी, या दूसरा केस होगा बॉडी चल रही है, अपनी एक वेलोसिटी से चल रही है। उस टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स सेम होता है, उस टाइम पर भी जो है बॉडी सेम वेलोसिटी से चलती रहेगी, क्योंकि वो दोनों फोर्स बराबर हैं। ये हमारा कंसेप्ट बनेगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। न्यूटन लॉज यहीं से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें फ्रिक्शन फोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एग्जाम्पल है हमारा कि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही ये लगेगा। एक अपोजिंग फोर्स, अपोज करने वाला फोर्स है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की बात रही। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अब हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, सेवरल फोर्सेस एक्ट, इंपॉर्टेंट बात कि एक ही साथ कई सारे फोर्सेस एक बॉडी पर काम करते हैं। एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, एक ही टाइम पर कई फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी रखी है या मूव कर रही है, बहुत सारे फोर्सेस, कोई कहीं पर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, कहीं पर 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक साथ कई सारे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। पहला एग्जांपल अब लेते हैं कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में का मतलब क्या होगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। ये ले लेते हैं एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम जनरली यही लेते हैं। ये हमारे पास कोई टेबल है और ये टेबल पे कोई बुक रखी है। अब इस पर कौन कौन से फोर्सेस वन टाइम में काम कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये है, हमेशा ध्यान रखिए, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी भी बॉडी को, ठीक है। तो यहां पर भी यही है कि ये है बॉडी, टेबल को भी अट्रैक्ट कर रही है वो, तो इस बुक को भी अट्रैक्ट कर रही है। इस बुक का केस ले लें तो इस बुक पे एक नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगता है। दोनों फोर्स के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, नॉर्मल फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। नॉर्मल फोर्स होता है अपर डायरेक्शन में, basically opposite to the gravitational force. This is gravitational force, GF. This is gravitational force. कुछ और मत सोच लेना, this is GF mean gravitational force, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स इक्विवेलेंट है, इसीलिए जो टेबल है या बुक है ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना ही नीचे की तरफ। रीजन क्या, रीजन है दोनों फोर्स बराबर हैं, दोनों फोर्स बराबर है। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ और वर्ड है बच्चों, ठीक है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है। दिस इज द रीजन द बॉडी डोंट गो अप और गो डाउन, ना तो ऊपर जाती है बॉडी ना ही नीचे जाती है, ठीक है। जब दोनों फोर्स बराबर हैं तो नेट फोर्स का कंसेप्ट आता है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा इस केस में, वो होगा 0, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा इस केस में, 0, ना तो मूवमेंट ऊपर की तरफ है ना ही नीचे की तरफ है, और दूसरी चीज ना तो हमने उसे आगे की तरफ पुश किया ना पीछे की तरफ से पुल किया अपनी तरफ। तो यहाँ पर ये 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं। दूसरा आता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई बॉडी है, सपोज करो कार इज मूविंग ऑन अ रोड, कोई कार है वो रोड पे मूव कर रही है। सपोज करो हमने एक कार बनाई, कार है बस बनी है, पता नहीं क्या बन गई, जो भी है मूव कर रही है वो, ठीक है। अच्छा, एक ड्राइविंग फोर्स काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, एक ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है, फोर्स F, ठीक है। एक इंजन लगा हुआ है, इंजन का फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, वो आगे की तरफ मूव कर रही है उधर की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये जो सरफेस है पहियों के बीच में, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। अभी हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स होता है, ये हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की तरफ होगा यहाँ पर। तो यहाँ कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं नॉर्मल फोर्स, यहाँ काम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स,
यहाँ काम कर रहा है हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और यहाँ काम कर रहा है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पर कौन कौन से कर रहे थे बच्चों? नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स तो बराबर ही है, क्योंकि ना तो वो बस कार जो भी है ना तो ऊपर की तरफ जा रही है वो, ना ही नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो मूव कर रही है। अब मूव कर रही है तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो, कहीं कर्व्ड आए, कर्व्ड सरफेसेज आए, रोड्स आए, या कोई ब्रेक लगानी पड़े, या फिर उसको तेज स्पीड करनी पड़े, तो ये अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, ठीक है, तभी वो आगे की तरफ मूव कर पाएगी, ठीक है। तो हम ये केस जो ले रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ एक बॉडी पर कई फोर्सेस काम करते हैं। ओके, नाउ और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। व्हेन वी वॉक ऑन अ रोड, वी वॉक ऑन अ रोड, किसी सरफेस पर हम मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। चलते वक्त क्या क्या फोर्स और कैसे काम करते हैं देखिए। सपोज करो हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ये हम हैं, ओके, मान लेते हैं हम ही हैं। अब हम शायद समझ पा रहे हैं, हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा ही होगा, ओके। अब हम ऊपर की तरफ भी नहीं जा रहे, ना नीचे जा रहे, ना तो धरती के अंदर घुस रहे हैं, ना धरती के ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स तो हो गए बराबर, ठीक है। अब और क्या होगा, देखिए, जब हम चलते हैं, इमेजिन कीजिए, जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से बैक साइड में सरफेस पर फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं। तो हमने बैक में एक फोर्स लगाया, फोर्स बाय पर्सन ऑन ग्राउंड, हमने ग्राउंड पर फोर्स लगाया, हमने बैक साइड में, ठीक है। अब क्या करेगा, वो जो ग्राउंड है हम पर आगे की तरफ एक फोर्स लगाता है, हम पर आगे की तरफ एक फोर्स लगाता है, इधर की तरफ, ठीक है। फोर्स ऑन, ये किसने लगाया, फोर्स बाय पर्सन ऑन ग्राउंड। अब ग्राउंड फोर्स लगाएगा हम पर, फोर्स बाय ग्राउंड ऑन पर्सन, फॉरवर्ड मूव करने के लिए आगे की तरफ, फॉरवर्ड में ये कौन लगा रहा है, बाय ग्राउंड ऑन पर्सन, ये है बैकवर्ड, पीछे की तरफ किसने लगाया, हमने, ताकि हम आगे की तरफ चल सके। तो यहां पर भी चार फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा है हमारा फोर्स बाय पर्सन ऑन ग्राउंड, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, अपोजिट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या देखिए, फोर्स बाय ग्राउंड ऑन पर्सन, ये इंपॉर्टेंट क्या आया देखिए, ये ग्राउंड लगा रहा है पर्सन पर, ग्राउंड लगा रहा है पर्सन पर, हम चल आगे की तरफ रहे हैं लेकिन हमारा फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ध्यान रखिए इस बात को, कार चल आगे की तरफ रही है तो फोर्स भी आगे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ है। लेकिन जब मैन वॉक कर रहा है तो अपने पैरों से बैक में तो खुद फोर्स लगा रहा है, लेकिन ग्राउंड आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ग्राउंड यहां पर आगे की तरफ है, ठीक है। बेशक मैन आगे की तरफ चल रहा है, लेकिन यहाँ जो हमें आगे की तरफ भेज रहा है ना, वो ग्राउंड भेज रहा है, हम ग्राउंड पर बैक फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर कार पर आगे फोर्स लग रहा था, कार आगे की तरफ फोर्स, कार पर आगे की तरफ फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स, लेकिन यहाँ मैन पर ग्राउंड ने ही आगे की तरफ लगाया। मैन का अपना फोर्स किधर है, पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ कार का अपना फोर्स किधर था, आगे की तरफ, यहाँ मैन का अपना फोर्स किधर है, पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंगली ही ग्राउंड पर्सन पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए कि यहाँ उल्टा चल रहा है, चल यहाँ भी रहा है कि दो फोर्स होंगे, फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है। अगर ये नहीं होगा, अगर स्मूथ सरफेस होगा तो ग्राउंड भी ढंग से फोर्स नहीं लगा पाएगा और हम चल नहीं पाएंगे। तो ये समझे कि इस तरह से कई फोर्स एक साथ काम करते हैं, ठीक है। ये हो गई बातें हमारे सेवरल फोर्सेस की। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ रहा है नेट फोर्स का। नेट फोर्स आ रहा है, या तो नेट फोर्स जीरो होगा जैसे इस केस में है, यहाँ भी नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है, इन दोनों में, यहाँ भी इन दोनों में नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो नेट फोर्स या यू कैन से रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो ही अराइज करता है नया टॉपिक कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स।
अब जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है बैलेंस्ड फोर्स। वो किस टॉपिक से रिलेट करेगा? नेट फोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड और दूसरा सेम पढ़ेंगे हम अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्सेस, देखिए बैलेंस्ड फोर्सेस क्या, नाम से ही क्लियर है, बैलेंस कर रहा है। वो फोर्सेस जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, नाम से ही क्लियर है। ये फोर्सेस खुद को भी बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ भाई मैं और तू आराम से चलेंगे, मतलब दो फोर्सेस हैं, एक का नाम F1 है सपोज, एक का नाम F2 है, तो कह रहे हैं भैया हम बैलेंस होके रहेंगे एक साथ। ठीक है, और ये जिस पर काम कर रहे होते हैं, जिस बॉडी पर काम कर रहे होते हैं, उसको भी बैलेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस फोर्सेस में होगा क्या? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, प्लस प्लस नेट फोर्स या यू कैन से रिजल्टेंट फोर्स यहां पर होगा जीरो। ये इंपॉर्टेंट तीन वर्ड याद रखेगा बैलेंस्ड फोर्सेस में। बैलेंस्ड फोर्सेस में ये तीन चीजें याद रखेगा। बैलेंस्ड फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड द रिजल्टिंग फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। देखें एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, फिर मैं इस पे भी ड्रॉ करके बता देती हूँ। रिजल्टेंट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। सपोज करो एक बुक रखी हुई है, आप उस पर दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, या और छोड़ो अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बार बार बुक का एग्जाम्पल लेके बोर हो गए। रोप है, रस्सी खींच रहे हो आप। ठीक है, एक टीम इधर है, एक टीम इधर है। ठीक है, अब दोनों टीम्स बराबर फोर्स से खींच रही हैं, वो उधर डायरेक्शन में खींच रही है उस रोप को, वो उधर डायरेक्शन में, दोनों बराबर फोर्स लगा रही है। क्या वो रस्सी पर कोई असर पड़ेगा? क्या वो रस्सी किधर भी खींचेगी? नहीं, वो रस्सी एज इट इज रेस्ट पर रहेगी। तो यहां पर क्या हुआ हमारा? नेट फोर्स जीरो। ठीक है, बट नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहे। एक और कंडीशन आती है, अगर नेट फोर्स जीरो है, जैसे इस केस में नेट फोर्स जीरो है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहली कंडीशन क्या? बॉडी रेस्ट पर रहेगी, जैसा कि अभी हमने केस देखा सुना कि रोप का केस, कि रोप हिल ही नहीं रही है क्योंकि दोनों साइड के फोर्स बराबर है। दूसरा केस और आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जो है बॉडी रेस्ट में चली जाएगी, बट नेट फोर्स जीरो होने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि बॉडी रेस्ट में चली जाए। दूसरा ये भी रिजल्ट होता है नेट फोर्स जीरो होने से, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। देखिए कैसे, रेस्ट में जीरो होने का तो हमने एग्जांपल ले लिया, रोप एग्जांपल हमने अभी उसे समझ भी लिया, रोप का एग्जांपल अभी समझा। ठीक है, उसको हम समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस कैसे है? मान लो कोई कार है, वो रोड पर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। हमने किसी टाइम पर नोट करा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, और अगले 20 सेकंड तक वो उसी स्पीड में चल रही है। ठीक है, अब सुनिए, वहां पर उस दौरान उस 20 सेकंड में उस कार पर कोई भी फोर्स चेंज नहीं होगा, कोई भी फोर्स चेंज नहीं होगा, नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। देख लो, समझ लो कैसे। सपोज करो ये कार है, ठीक है, ठीक है, सड़क से नीचे चलेगी कार। ठीक है, चलो अब क्या है इस केस में, उसका ड्राइविंग फोर्स है मान लो 1000 न्यूटन के फोर्स से वो चल रही है। तो यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा बच्चों 1000 न्यूटन का हमेशा, क्योंकि जब कोई बॉडी चल रही है तो फ्रिक्शन जरूर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जरूर लगेगा, चाहे वो जो अप्लाइड फोर्स है इसके इक्विवेलेंट ही क्यों ना हो, पर लगेगा जरूर, क्योंकि रोड को पकड़ के भी तो रखना है भाई, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? उसके बिना तो, फ्रिक्शन के बिना तो कुछ पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। ठीक है, क्या नहीं होगा इसमें? वहां एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो चल रही है ना, वो चल ही रही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, तो एक्सेलरेशन तो बना ही नहीं, एक्सेलरेट तो वो हुई नहीं, कम ज्यादा वेलोसिटी उसकी हुई, जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी नेट फोर्स देखिए, आगे भी उतना ही फोर्स, पीछे भी उतना ही फोर्स, तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, वापस जाओ ऊपर जाओ, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। दिस माइनस दिस, 1000 माइनस 1000, 0। ठीक है। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस भी किसका रिजल्ट है, कह सकते हो बैलेंस्ड फोर्सेस का रिजल्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस भी। तो बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होगा, नेट फोर्स 0 होता है, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब है दो चीज पॉसिबल है कि या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी चलेगी नहीं, दूसरी चीज अगर बॉडी चल रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। ये दोनों चीजें हमारी कनेक्ट हो जाती हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया मतलब जैसी है वैसी की वैसी रहेगी बॉडी। जैसे यहाँ रेस्ट में है तो रेस्ट में रह रही है, यहाँ जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से चल रही है, इसे इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, इसको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन का ले रहे हैं। हमने अभी रोप का एग्जाम्पल लिया, चलो कोई बॉडी है, कोई पत्थर है, या कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको इधर से इधर खींचा जा रहा है, इधर से इधर खींचा जा रहा है, मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से, यहाँ भी 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है, सेम फोर्स है, तो रेस्ट में है बॉडी, रेस्ट का केस है ये, रेस्ट का केस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे नहीं, मैं यही बना देती हूँ इसको ताकि कंफ्यूज ना हो। यही एग्जाम्पल लेते हैं, ये रोप का केस था, ये है हमारा, ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया आपने, ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया। ठीक है, तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, F नेट, पैरों में लिख दिया नेट, वो क्या आ गया, 0। यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन जो है, नेट फोर्स क्या दे रही है हमारी, 0। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम, जो कि बैलेंस्ड फोर्सेस का कंसेप्ट ही एक्चुअली न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कनेक्ट करेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ जाने से पहले इसका एक छोटा सा एक और अपोजिट देख लेते हैं, जिसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। शायद अब इसको खुद ही कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, अनबैलेंस, जो अनबैलेंस हो, देखो अनबैलेंस में क्या होगा बच्चों, अनइक्वल मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस मतलब एक साइड से फोर्स ज्यादा कर दो, डायरेक्शन अपोजिट है, रोप है, रोप को एक टीम इधर से खींच रही है, एक टीम इधर से खींच रही है, एक टीम का फोर्स ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो उधर ही खींच जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, उसको जो है उसको इधर साइड से खींचा 10 न्यूटन से, लेफ्ट साइड है, और इधर साइड से खींचा 6 न्यूटन से। ठीक है, अब इधर इफेक्ट ज्यादा है तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेट फोर्स एफ नेट क्या आएगा, इधर डायरेक्शन में है तो 10 माइनस 6 4, किधर साइड में 4 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन पढ़नी बहुत जरूरी है फोर्स के केस में, वरना तो आंसर ही क्लियर नहीं होता एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, और एग्जांपल लो, सपोज करो ये कोई बॉक्स है, वो हैवी बॉक्स है, इसको एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है 6 न्यूटन का। देखिए अपोजिट डायरेक्शन ही है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट से राइट में फोर्स लगा रहा है, ये राइट से लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है। यहां पर क्या आएगा, नेट फोर्स सेम आएगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, ये राइट में फोर्स लगा रहा है, देखिए राइट में, तो 4 न्यूटन रिजल्ट किधर की साइड पहुंचेगा इस बार, 4 न्यूटन राइट डायरेक्शन में रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर नेट रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर 4 न्यूटन का नेट रिजल्ट है, और यहाँ पर है 4 न्यूटन का नेट रिजल्ट। देखिए इधर मेन नेट रिजल्ट इधर है, यहाँ पर नेट रिजल्ट इधर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर होती है अब हमारी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम चलते हैं न्यूटन लॉज की तरफ। न्यूटन लॉज आज हम पढ़ेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओनली। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री उसकी जान लेते हैं, क्योंकि न्यूटन सर ने जब लॉज दिए, लॉज ऑफ मोशन की बात हम करेंगे अब, लॉज ऑफ मोशन। जब न्यूटन सर ने हमें लॉज दिए तो कोई डायरेक्ट तो दिए नहीं होंगे कि हाँ उनके मन में आया कि भाई कुछ लॉज बना देते हैं, बच्चों की किताबों के लिए पढ़ते नहीं है बच्चे, कुछ लॉज बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, बेसिकली न्यूटन सर ने जब हमें ये लॉज दिए
तो उससे पहले काफी इन चीजों पे स्टडी हो चुकी थी, काफी साइंटिस्ट जिनको जिनको इंटरेस्ट होता है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकालते रहते हैं। तो अगर हम लॉज ऑफ मोशन की स्पेशली इसी टॉपिक की हिस्ट्री में जाएं, तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे अरिस्टोटल। ये थे बिफोर क्राइस्ट, बीसी पढ़ा है आपने, बिफोर क्राइस्ट नियरली ये 4th सेंचुरी बीसी में थी, इतना पुराना टाइम था अरिस्टोटल का। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी बॉडी को कैसे भी मोशन में रखने के लिए, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही मोशन क्यों ना हो, एक ही वेलोसिटी से क्यों ना चल रही हो बॉडी, उस टाइम भी उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब चाहे हर मोमेंट पे फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसा अरिस्टोटल सर ने बताया। ठीक है, उन्होंने जो भी थ्योरी पढ़ी, जो भी उन्होंने थ्योरी पढ़ी या फिर जो भी उन्होंने समझा, उस अकॉर्डिंग उन्होंने ये रिजल्ट हमें दिया कि टू कीप अ बॉडी इन मोशन फोर्स इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ये उन्होंने अरिस्टोटल सर ने बताया 4th सेंचुरी बीसी में। फिर जो रिलेट हुआ बाद में लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड गैलीलियो सर आए थे। गैलीलियो के बारे में बहुत, जिनको साइंस पढ़नी है आगे, वो गैलीलियो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने नियरली 16th सेंचुरी में, नियरली जस्ट न्यूटन से पहले, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने फॉर्मुलेट तो नहीं किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इंक्लाइंड प्लेन का। उसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि अगर बॉडी जो है मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा जैसे जैसे जो है फ्रिक्शन खत्म होता जा रहा है, बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती जा रही है। तो उन्होंने एक आइडियलाइजेशन दिया। आइडियल, एक्चुअल में आइडियल तो कुछ होता नहीं है, एक आइडियल एक थ्योरी होती है, सिंपल सोच होती है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो आइडियल फॉर्म में उन्होंने कहा इफ द फ्रिक्शन इज जीरो देन बॉडी विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये उन्होंने आइडियलाइजेशन दिया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अब यहां से दो चीजें आ गई, और भी बहुत चीजें आई होंगी जो न्यूटन सर के काम आई थी। अब न्यूटन सर ने क्या बोला, अब फॉर्मुलेट किया उन्होंने, सारी चीजों को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया और भी आगे सर्च किया। तो उन्होंने ये बताया कि अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, जो कि अभी हमने बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में पढ़ा था, कि अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी, जब तक कि कोई फोर्स हम उसे आगे ना दे। ठीक है, तो न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ क्या था, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, पहले मतलब समझ लो। इनर्शिया का मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें, जड़। जड़ का मतलब एक जगह रहना, एक ही उस पर बने रहना, एक ही पॉइंट पर, कि मैं नहीं हिलूंगा, मैं जैसा हूं वैसा का वैसा रहूंगा। तो वही चीज आ गई, लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आया। यही चीज है, रेस्ट है तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। अगर आपसे इस नाम से बोले लॉ ऑफ इनर्शिया बताओ भाई, तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम वही है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, यहाँ पे सिंपल लिखो, इफ नेट फोर्स इज जीरो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, ध्यान रखिएगा। ये जितना भी अभी बैलेंस्ड फोर्स पढ़ा है ना, वही सारी चीज है। नेट फोर्स इज जीरो, देन बॉडी विल रिमेन at rest or will move with uniform velocity। यही है until external force is applied। ये भी आप ऐड कर सकते हैं लाइन, until external force is, कोई और फोर्स आप ना दें तो। अब बाहर से कोई फोर्स दे देंगे तो सीधी सी बात है, नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा। एक ही बात हुई ना, नेट फोर्स जीरो और अप्लाइड से रिलेटेड, इज अप्लाइड। ठीक है, ये है लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉ यही है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसको मत गड़बड़ करिएगा। अगर ये लाइन नहीं लिखी ना तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बाकी स्टेटमेंट का भी। ठीक है, अच्छा एक चीज है, नेट फोर्स जीरो हुआ तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ आ गया। फिर आगे पूछा गया, सपोज करो आपसे कोई पूछ ले फोर्स, नेट फोर्स जीरो है तो भाई ये कंडीशन है। नेक्स्ट है कि अगर नेट फोर्स जीरो ना हो तो क्या होगा,
तो भाई आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सर ने दोनों चीजें बताई, जीरो है नेट फोर्स तो बॉडी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वहां पर आगे हम सेकंड लॉ पे जाएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसी को थोड़ा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल तो हमने बैलेंस फोर्सेस में ले लिए, वो आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो वैन ए बस स्टॉप्स सडनली और आप उसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, बस है उसमें आप बैठे हुए हैं और एकदम से वो स्टॉप हो जाए, तो क्या होगा, जो पैसेंजर है उसकी बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड जर्क करती है, द बॉडी जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन बस स्टॉप्स सडनली। जब एक बस अचानक स्टॉप करती है तो ऐसा होता है, रीजन क्या है इसका, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होगा, जब बॉडी चल रही है विद द बस, ठीक है, बॉडी भी मूवमेंट में है लेकिन बस तो एकदम से स्टॉप हो गई, सडनली स्टॉप हो गई, लेकिन हमारी बॉडी जो उस बस में है वो अभी भी मूवमेंट में है, अपनी वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रही है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो बॉडी को बोला जाएगा कि भाई तू भी स्टॉप हो जा, क्योंकि वो तो चल रही है, वो तो आगे की तरफ ही चल रही है, तो उसको बोला जाएगा भाई वो एकदम से आगे की तरफ गिरती है, तो उसे लगता है हाँ भाई अब रुकना है, ठीक है। तो इसलिए वो बॉडी जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप्स सडनली। नेक्स्ट केस, व्हेन अ बस स्टार्ट्स सडनली, एकदम से चलना स्टार्ट करे तो वहां भी सेम केस है, जब वो अचानक से चलना स्टार्ट करती है तो हमारी बॉडी भी बस के साथ में रेस्ट में खड़ी हुई है, बस ने तो स्टार्ट कर दिया, इंजन ने स्टार्ट कर दिया बस को, लेकिन हमारी बॉडी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया इज एट रेस्ट, तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि भाई तू भी चल, तो एकदम से वो पीछे धक्का लगता है, उसको बॉडी को पीछे धक्का लगता है, वो तब बस के साथ आगे मूवमेंट में हम जाते हैं, ठीक है। थर्ड केस, द डस्ट कम्स आउट व्हेन अ कारपेट इज बिटन। कारपेट है आपकी बालकनी पे सूख रहा है, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स है, आपने उसको बीट किया, मारा किसी छड़ी से, तो क्या हुआ, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स नीचे की तरफ आए, रीजन क्या, जैसे ही कारपेट को आपने बीट किया तो कारपेट तो मूवमेंट में आ गया, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो अभी भी रेस्ट कंडीशन में है। अब उनको एकदम से ये लगेगा कि भाई कुछ हुआ है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से रेस्ट में, तो एकदम से मूवमेंट में आने की वजह से, और वो जाएंगे कहाँ, नीचे की तरफ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो कम्स डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो ये कई एग्जांपल्स हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं ये एग्जांपल्स, एक्चुअल में एग्जांपल्स ही हैं, कोई किसी भी लॉ को प्रूव करने के लिए एग्जांपल्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, अगर जो जिन्होंने भी हमें ये लॉज दी ना उनके पास एग्जांपल्स नहीं होते तो उनकी थ्योरी को भी, आज उनके लॉज को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वो एग्जांपल्स पे फिट बैठे इसलिए उनके लॉज को आज फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, इसी पर लॉज ऑफ मोशन के पहले लॉ पर, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स एफ नेट, ये ऐसे लिख रही हूं मैं, जीरो है, तो इस केस में हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, पहली कंडीशन रेस्ट, ये हमने पढ़ा, और दूसरी कंडीशन बनेगी बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर हमें ग्राफ बनाने हैं, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ, दोनों ही हम चैप्टर 1 में पढ़कर आ रहे हैं, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ को, ठीक है। तो रेस्ट कंडीशन के केस में पीटी ग्राफ बनाइए, ठीक है। देखिए रेस्ट कंडीशन है, पीटी ग्राफ बनाना है हमें, ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस। सोचिए कि नेट फोर्स जीरो है और बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है तो क्या कहीं चलेगी, सपोज करो वो यहां पर है तो वो यहीं की यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, टाइम बेशक से बढ़ता रहे बच्चों, टाइम तो किसी से रुकने वाला है नहीं, तो टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन पोजीशन बॉडी की चेंज नहीं होगी, इसलिए मैंने टाइम एक्सिस को बढ़ाया है, बस टाइम बढ़ रहा है, टाइम नहीं रुकता, तो टाइम एक्सिस तो बढ़ता रहेगा लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज द बॉडी इज एट रेस्ट। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, जब बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर ही है, तो वेलोसिटी इस केस में क्या है बच्चों, जीरो, तो वेलोसिटी जीरो का मतलब बॉडी कहाँ बैठी है, यहीं बैठी हुई है, टाइम बढ़ जाएगा, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो वेलोसिटी क्या है इस केस में,
0। तो ये हुआ हमारा वीटी ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस आता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। अब यहां पर क्या होगा? ये टाइम एक्सिस ले रहे हैं, ये पोजीशन एक्सिस ले रहे हैं, कैसा ग्राफ बनेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि यहां पर मान लो बॉडी है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ध्यान रखिए ये मैंने सब कुछ कराया हुआ है चैप्टर 1 में, इस तरह के बहुत ग्राफ करवाए हैं। पीटी ग्राफ का तो एक अलग से वीडियो है, वहां पर देख लीजिए, ग्राफ बने हुए हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी तो ग्राफ किस तरह का जाएगा? इस तरह का, क्योंकि पीटी ग्राफ हमें, पीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो पीटी ग्राफ से हर जगह वेलोसिटी देखिए सेम ही आ रही है। पोजीशन और टाइम में समान सेम जो है रेशो रहेगा, हर जगह सेम रेशो रहेगा। तो इस तरह का हमारा ग्राफ जाएगा। अब वीटी ग्राफ को देख लो। वीटी ग्राफ नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो भाई अगर वेलोसिटी यहाँ पर है कहीं 5 मीटर पर सेकेंड से है कोई वेलोसिटी, तो टाइम के साथ वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही ना, वेलोसिटी तो वहीं की वहीं, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, कहीं भी चले जाओ, 5 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए वेलोसिटी, टाइम चेंज हो रहा है और वेलोसिटी सेम है। तो इस तरह से हम चारों केसेस के लिए ग्राफ भी बना सकते हैं जब नेट फोर्स 0 होगा। तो जो चैप्टर 1 पढ़ा था हमने, अब लिंक कर दिया ना उस चैप्टर को, इस चैप्टर से हमने लिंक कर दिया। इस तरह से हम सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, जिसमें नेट फोर्स को हमने 0 करा और हमने सारी चीजों को समझा। अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में कि जब नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो क्या होगा, और उसी का नाम दिया जाएगा न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो उसको हम बाद में करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़िए, सारे टॉपिक को समझिए और रिलेटेड क्वेश्चंस को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, ढंग से पढ़िएगा। कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके।